नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। हम सभी जान रहे हैं 12 मार्च से देशव्यापी आज़ादी के 75 वर्ष, जिसे अमृत महोत्सव कहा गया है, पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। ये 2021 का वर्ष हमारी आज़ादी का 75वां वर्ष है, सालगिरह है, जिसे हम अमृत महोत्सव के नाम से मना रहे हैं। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने 12 मार्च 1930 से की थी। मैं आपको थोड़ा इतिहास के पन्नों की ओर ले जाता हूँ। 12 मार्च 1930 के एक खास दिवस से साल 12 मार्च 2021 को अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई। 12 मार्च 1930 की जो मैंने चर्चा की है वो दिन है खास। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 24 दिन के अंतराल में 221 मील की यात्रा साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुई थी, जिसे हम सभी ने इतिहास में पढ़ा है। हमारे आज़ादी के पहले के जितने हमारे पूर्वज हैं, माता पिता, इन लोगों ने तो उसमें कुछ ने सहभाग भी किया है, कुछ उन्होंने उसके सशक्त हस्ताक्षर हैं। हम लोगों ने तो सिर्फ इतिहास में पढ़ा है। तो ये दांडी यात्रा 90 वर्षों बाद इस यात्रा के माध्यम से, किस दिन से, शुरुआत से हमने आज़ादी के 75 वर्षों को जन साधारण के एक सामूहिक पर्व बना दिया है। आपको सोचकर ताज्जुब होगा, तत्कालीन वायसराय जो 1930 में वायसराय थे, तब उन्होंने कहा था, जब ये घोषणा की थी गांधी जी ने, तो उन्होंने कहा ये मिस्टर गांधी की पागल योजना है। बिल्कुल वही वर्ड है उनके कि मिस्टर गांधी की पागल योजना है। लेकिन गांधी जी की इस पागल योजना ने 6 अप्रैल 1930 को चुटकी भर नमक उठाकर, जो नमक उठाया था वहां से समुद्री से, वायसराय ने पूरे विश्व को बता दिया था कि ये सरकार जो भी हमारे यहाँ राज कर रही है, हम पर राज कर रही है, गैरकानूनी है। क्योंकि जो सरकार लोगों का नमक छीनकर उसे महंगी कीमत पर बेचती है, उसको राज करने का कोई अधिकार नहीं है। और आप देखिए 12 मार्च 1930 से सिर्फ कितने दिन लगे, लंबा समय लगा, आपको 17 साल लगे, और 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया। लेकिन आज हुआ क्या है, वैश्वीकरण की चकाचौंध से प्रभावित अधिकांश लोग गांधी को पूरी तरह भुला देना चाह रहे हैं। आज देश की संस्कृति बदल गई है। 1947 के पहले का जो सांस्कृतिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन था, और आज के सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन में जमीन आसमान का अंतर आ गया। एक प्रोफेसर नंद किशोर आचार्य और एनसीटी के डायरेक्टर रहे पूर्व में से जीएस राजपूत जी, उनके कुछ लेख पढ़ रहा था मैं। उस लेख के आधार पर मैंने ये आज का लेख, अपना एक वीडियो तैयार करा है, आज़ादी के 75 वर्ष और भारत, ये है मेरा। तो इसमें वास्तव में हम देखते हैं कि 1947 के पहले के भारत की सांस्कृतिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, और आज 2021 यानी 47 के बाद के सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन, इन तीन की हम तुलना करेंगे कि 47 के पहले कैसा था और 47 के बाद कैसा है। संस्कृति वास्तव में हमारा एक बिलीफ सिस्टम है, एक विश्वास की व्यवस्था है। संस्कृति समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य की बात नहीं कर रहा मैं। संस्कृति हमारा एक बिलीफ सिस्टम है, हमारे विश्वासों का समुच्चय है। संस्कृति का लक्ष्य एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना है। संस्कृति का लक्ष्य है, वास्तव जो हमारा सांस्कृतिक जीवन है उसका एक लक्ष्य होता है कि हम न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करें। ये हमारा बिलीफ सिस्टम क्या काम कर रहा है, आज इसको हम देखते हैं। आज बिलीफ सिस्टम यह है हमारा कि हमने मान लिया है कि आज जो हो रहा है वही हो रहा है और आगे भी होगा। जिन चीज़ों पे हमारा विश्वास है बस अब वही होगा। हमने बीच में तय करा, आर्थिक आधार पे हम देखें, उत्पादन में वृद्धि अगर होती है, हमारे प्रोडक्शन में वृद्धि होती है, अर्थशास्त्र के हिसाब से हम उसको विकास मानते हैं, और निरंतर हम वृद्धि पे वृद्धि करते जा रहे हैं। फूड, हमने अन्न उत्पादन में महारत हासिल कर ली, फल, सब्जी, दूध, ये सब के उत्पादन में हम बहुत आगे बढ़ गए। प्रतिस्पर्धा ऐसे में अनिवार्य है।
हम प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, हम सहकारिता के युग से अलग होकर आज प्रतिस्पर्धी हो गए, निरंतर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और इसी क्रम में जो हमारा आर्थिक जीवन है 47 के पहले का और अभी का, तो आर्थिक जीवन पे अगर हम देखते हैं, सुबह उठने से रात में सोने तक हम कितनी ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जिसकी हमें जरूरत ही नहीं। क्यों? हम अर्थतंत्र की ओर, हम विकास की ओर कर रहे हैं, हमारे यहाँ उत्पादन अधिक से अधिक होना, तो ऐसे बहुत सी चीजें, बहुत सी आदतें हमने कर ली जिनकी हमको जरूरत नहीं है, लेकिन हम आर्थिक गुलामी में हैं और हम उसको अच्छा मानते हैं। कितना पैसा हम खर्च कर रहे हैं, आपने कभी सोचा है? हम सुबह से शाम तक काफी पैसा खर्च करते हैं अच्छा खाने, अच्छा पहनने, अच्छा सुनने, अच्छा दिखने में। बहुत सी चीजें इसमें गैर जरूरी हैं, उन पे हम ज्यादा खर्च कर रहे हैं। 47 के पहले आपका खर्च अगर आप तुलना करें, 47 के पहले का खर्च हमारा सिर्फ जरूरत की चीजों पे होता था, गैर जरूरी चीजों पे खर्च नहीं होता था। लेकिन 47 को भी आप छोड़िए, 47 के आजादी के बाद 2000 के बाद से अगर आप देखें तो 2000 के बाद से मैं सभी भारतीय परिवारों की बात कर रहा हूं, उसमें अमीर गरीब सब हैं, हमारे जो खर्च हैं अनावश्यक चीजों पे हमारे खर्च ज्यादा हो रहे हैं। हमारे जो हैं खर्च अनावश्यक चीजों पे हो रहे हैं। आज आप क्या है, आज जो हम खर्च कर रहे हैं जिन चीजों पे, उनसे हमारा मन तो स्वस्थ हो रहा है। हम जो भी खर्चा कर रहे हैं हमारा मन स्वस्थ होता जा रहा है, हम मानसिक रूप से स्वस्थ होते जा रहे हैं, लेकिन शारीरिक रूप से हम फिजिकली हम अनफिट हो रहे हैं, अस्वस्थ हो रहे हैं। हम एक ब्रिटेन के, एक यूरोप के अर्थशास्त्री हुए हर्बर्ट पार्क्यूस, उनकी एक कथन मेरे को याद आता है। उन्होंने कहा था, ये उन्होंने 1990 के आसपास कहा था कि हम समृद्धि के नरक में जी रहे हैं। उन्होंने वैश्वीकरण के उसमें कहा था कि हम एक समृद्धि के नरक में जी रहे हैं। अब कहेंगे दो चीजें हैं, पार्क्यूस कैसे कहते हैं, हर्बर्ट पार्क्यूस, कि समृद्धि में भी जी रहे हैं और नरक में भी। वास्तव में हमारी स्वतंत्रता के आयाम अब खो गए। तो मेरे को उनका कथन बिल्कुल सही लगता है कि हम समृद्धि तो आई है हमारे पास, लेकिन हम समृद्धि के नरक में जी रहे हैं। समृद्धि का स्वर्ग नहीं है। हमने स्वतंत्रता तो प्राप्त की, लेकिन हमारे स्वतंत्रता के आयाम खो गए। अर्थव्यवस्था ने हमारे बिलीफ सिस्टम को बदल दिया। हमारा जो बिलीफ सिस्टम, जो संस्कृति की बात मैंने शुरू में की थी, अर्थव्यवस्था ने उसको बदल दिया है। आज अधिक उत्पादन, हमारा बिलीफ सिस्टम, अधिक से अधिक उत्पादन होना चाहिए, लेकिन आपने देखा होगा अधिक उत्पादन का परिणाम क्या है। कुछ चीजें आप देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 टाइम का भोजन भी नहीं नसीब होता। उत्पादन तो बहुत है, हमारे गोदाम भरे पड़े हैं। कुछ लोग इतना खाना फेंकते हैं, उनका खाना मिसयूज होता है, फेंकता है, कि अगर उस खाने को इकट्ठा करा जाए तो कम से कम एक शहर के 2% लोग खा सकते हैं। आपने एक चीज, और ये अर्थव्यवस्था है हमारी, यहां मैं अमीरी गरीब की बात नहीं कर रहे, हमारा बिलीफ सिस्टम की बात कर रहे हैं। आप देखिए हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें कितना अंतर आ गया कि एक तरफ झोपड़ी में आदमी रह रहा है और एक अट्टालिका में रह रहा है, बहुत अंतर है। तो हमने कहा ना, हम स्वतंत्रता के आयाम हमारे खो गए हैं, समृद्धि के नरक में जी रहे हैं। हम समृद्धि के नरक में जी रहे हैं। आज लोगों के पास एक चीज वैसे अभी अच्छी हुई है कि पिछले 5-6 साल में एक तो बदलाव उसको स्वीकार करना पड़ेगा। पहले आपने देखा होगा, जब हम निकलते थे किसी शहर में जाते थे, ट्रेन से यात्रा करते हैं, सवेरे के समय आपने देखा होगा जब रेल आपकी होती तो हमको मजबूरी में खिड़की बंद करना पड़ती थी ट्रेन की, या एसी में अपने खिड़की में पर्दे करना पड़ते, क्योंकि सड़क पटरी के किनारे हम महिलाओं को, पुरुषों को, बुजुर्गों को, बच्चों को लोटे के साथ बैठा देखते थे। ये सफाई स्वच्छता अभियान जो 2014 से शुरू हुआ, लोगों को घर घर शौचालय दिए गए, उसने से हमको निजात दिला दी। ये हमको शर्मिंदगी अब देखना नहीं पड़ती। शाम को अगर आप किसी गांव से लौटते थे तो शाम को वही 5-6 बजे के बाद आपको, जब अगर किसी गांव से अगर आप लौट रहे हो या गांव आपके रास्ते में पड़ रहा होगा, तो आपको लोटा परेड मिलती थी, महिलाएं लोटा लेके चली जा रही हैं। उससे कम से कम वो शर्मिंदगी खत्म हुई। पर अभी भी आर्थिक व्यवस्था हमारी वैसी नहीं है। हम देख रहे हैं किसी के पास बहुत पहनने के कपड़े हैं, वो इतने कपड़े हैं कि अपनी वार्डरोब में से एक बार ही उपयोग करता है महीने में, और कुछ लोग ऐसे हैं कि एक बार कपड़ा पहनते हैं उसको महीनों पहनते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं
मैंने पहले ही चर्चा की थी आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आया की। तो राजनीतिक व्यवस्था पे आते हैं। तो राजनीतिक व्यवस्था में न्याय की तलाश, ये हमारा बिलीफ सिस्टम है कि हम न्याय की तलाश करते हैं। हमारे यहाँ पहले समाजवाद था, सबको समानता की दृष्टि से देखा जाता। फिर निरंकुशता आई, बीच का मुगलों का पीरियड था, अंग्रेजों निरंकुशता था, निरंकुश शासन था, और अब लोकतंत्र है। लेकिन हमारा ये लोकतंत्र कैसा है? हमने अपने इस लोकतंत्र को बहुमतवाद के बिलीफ सिस्टम में बदल दिया। हम बहुमत पे आ गए हैं, मेजॉरिटी। हमारा बिलीफ सिस्टम राजनीति में क्या है? बहुमतवाद है। हमने बहुमतवाद को अपना लिया है। आज जो सरकार अल्पमत में है, कल बहुमत में हो जाती, फिर वो बाद में अल्पमत में जाती। तो अल्पमत और बहुमत के उसमें हमने क्या करा है कि हमने सारे आचार विचार सब खत्म कर दिए। हमने नैतिकताएं खो दी, हमने अपने वैल्यूज खो दिए, हम भ्रष्टाचारी हो गए। हम सत्ता पाने के लिए, हम बहुमत पाने के लिए सारे हथकंडे अपनाते। यहां पे आपने कभी सोचा है कि हमारे पास धीरे धीरे हम, इसलिए मैंने कहा था कि हर्बर्ट मार्क्यूस ने कहा था हम समृद्धि के नरक में जी रहे हैं, क्योंकि हमारे पास आज नरक जो है वो हम समाप्त नहीं कर रहे, बल्कि नरक को और उसको विस्तारित कर रहे हैं। जबकि गांधी जी, महात्मा गांधी जी, जिनके हम आज़ादी के 75 वर्ष को मना रहे हैं, उनका सपना था, वो कहते थे, सपना नहीं वो हकीकत में वो कहते थे, उनकी बात थी कि बीमारी को समाप्त करने के लिए बीमार को पहले बीमार जो व्यक्ति है, बीमारी हम समाप्त करना चाहते हैं, बीमार को बचाना पड़ता है, फिर उस व्याधि को जड़ मूल से समाप्त करने का हमें प्रयास करना पड़ता है। पर हो क्या रहा है? हमारे यहाँ आचार विचार, आदर्श, भ्रष्टाचार, नैतिकता, ये सारी जो बीमारियां हैं, हम इनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो इनके कारण बीमार हो रहे हैं उनको हम नहीं बचा रहे हैं। हम कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे, नैतिकता ले आएंगे, स्वदेशी ले आएंगे, तो ये नहीं है। इससे क्या हो रहा है? आपकी जो व्याधि को तो हम जड़मूल से समाप्त करने का प्रयास कर, लेकिन बीमार को तो हम सुधार ही नहीं रहे, बीमार जो उसको नहीं सुधार रहे। अब आप सोचिए, भारत के जो प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल, यही आज़ादी है हमारी कि 97% बच्चों का नामांकन होता है। अभी कुछ आंकड़े आए थे, मैंने एक जगह पढ़ा था, लेकिन 12वीं जो कक्षा उत्तीर्ण करते हैं वो सिर्फ 30% होते हैं। अब सोचिए आप, 97 में से 30%, यानी 67% तो बीच में ड्रॉप आउट हो जाते हैं। 5वीं के जो बच्चे हैं उनमें 50% ही 2 पुस्तकें पढ़ पाते हैं। युवा कृषि प्रधान देश में से जो गांव के युवा हैं वो शहरों के पलायन कर रहे हैं, गांव से भाग रहे हैं, गांव में रहना नहीं चाहते, और उनके जब शहर में आ रहे तो शहर में उनके आने से बेरोजगारी निरंतर बढ़ रही है। हर शहर कूड़े के ढेर में पड़ा हुआ। हालांकि ठीक है, स्वच्छता अभियान चल रहा है, फिर भी आप देखिए स्वच्छता अभियान में एक शहर है इंदौर, जितने ईमानदारी से काम किया और पिछले 4 साल से लगातार नंबर 1 पे आ रहा है। उसने अपने नंबर 1 के तमगे को नीचे नहीं आने दिया। आज अन्य वस्त्र का अभाव है हमारे पास। अब आप सोचिए, तो छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, भारत के लाखों स्कूलों के विद्यार्थी, भारत में ऐसा वास्तविक आंकड़े तो नहीं है, लेकिन फिर भी 15 लाख से ज्यादा स्कूल हैं, सरकारी प्राइवेट। इन स्कूलों के लाखों बच्चे खेल के पीरियड में एक फुटबॉल के लिए तरसते हैं। उनके पास एक फुटबॉल नहीं है, लेकिन आपने सोचा हर साल एक IPL होता है, टूर्नामेंट, इंडियन प्रीमियर लीग, उसमें हमारे क्रिकेट के सितारे, क्रिकेट के खिलाड़ी की नीलामी होती है, 10 से 15 करोड़ रुपए तक में नीलामी होती है। अब सोचिए, मुश्किल से 50 खिलाड़ियों की नीलामी होती है, 2 करोड़ से लेकर 15 करोड़ तक की, और वहीं एक फुटबॉल के खेलने के लिए लाखों स्कूल के बच्चे तरस रहे हैं। ये स्थिति है। अभी कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं, टीवी में ऐड आता है, कई कंपनियां हैं जो ऑनलाइन दवाई पे 20 से 35% तक की छूट दे रही है। क्या ऑनलाइन दवाई मंगाइए, हमको 20 से 35% की छूट, इस ऐड आता है, सब देख रहे हैं। अब जो दवा कंपनी 20 से 35% आपको छूट दे रही है, वो मुनाफा भी तो कमा रही होगी। उससे आप सोच सकते हैं दवाइयों की कीमत। स्वास्थ्य पे हमारे यहाँ क्या हालात है? अगर 100 रुपए की दवाई है, कंपनी ने ऑनलाइन आपने ऑर्डर दिया है, तो 20 से 35 यानी आप 30 रुपए
आपको छूट मिल गई। 70 रुपए की आपने दवाई ली, 70 रुपए की दवाई में प्रोडक्शन उसका प्रॉफिट भी तो है, यानी 30% छूट देने के बाद भी 70% कमा रही। और आप जहां अपने शहर में डायरेक्ट लेते हैं, अब तो कुछ शहरों में डिस्काउंट दुकानें खुल गई दवाई की, वो 5% और कोई 8% दे रहा है, लेकिन इसके पहले तक दवा विक्रेता कोई भी आपको छूट नहीं देते थे। अब सोचिए 30% मुनाफा के साथ साथ 30% वो जो छूट है वो भी लेते थे। और ये कैसे? स्वास्थ्य जैसे महकमे में अभी कोरोना काल में, कोरोना पीरियड में जिन्होंने होम आइसोलेशन किया उनके सिर्फ दवाई का खर्च हुआ है, और दवाई का भी 15 दिन का खर्च उनका 5 से 8 हजार रुपए। लेकिन जो हॉस्पिटलाइज हो गए, जो जिनके पास सेपरेट घर नहीं था, घर में अपनी व्यवस्था नहीं कर पाए, जो हॉस्पिटलाइज हो गए, उनका 15 दिन का 1.25 लाख का खर्च है। ये देखिए, ये हमारे यहां जो है बिलीफ सिस्टम जो है, बहुमत का बिलीफ सिस्टम, वो है ये राजनीतिक। आपको एक और याद दिलाता हूं इतिहास की ओर। 1922 में गांधी जी ने एक पत्र लिखा था, उसमें कहा था उन्होंने कि स्वराज तो हमको मिलेगा, लेकिन कैसा स्वराज मिलेगा उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। उन्होंने 4 चीजें बताई थी कि चुनाव की खराबी होगी, उसमें इलेक्शन में खराबियां होंगी, अन्याय बढ़ेगा, प्रशासन का बोझ हमको झेलना पड़ेगा, और अमीरों का शोषण। ये 4 चीजें उन्होंने रखी थी, और आज हमारे यहाँ ये चारों चीजें, इसलिए मैंने आपसे जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक बातें की है ये बता रही हैं। आप देखिए कि हमारे यहाँ बिलीफ सिस्टम, संस्कृति का भी हम बिलीफ सिस्टम देखते हैं, राजनीति का बिलीफ सिस्टम देखते हैं, आर्थिक पक्ष के हम बिलीफ सिस्टम देखते हैं। इसके कारण ये 75 साल का हमारा जो अमृत महोत्सव है, इस अमृत महोत्सव को हम मना तो बहुत अच्छे से रहे हैं, लेकिन वास्तव में सच्ची आज़ादी हमको तभी मिलेगी जब हर व्यक्ति के पास रोजगार होगा, हर व्यक्ति के पास खाने को दोनों टाइम का भोजन होगा, सर के ऊपर एक छत होगी, जिसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना काम कर रही है। उनका कहना है कि 2022 तक हर व्यक्ति को हम उसका खुद का मकान दिला देंगे। इसके साथ साथ शहरों से अपराध मुक्त हो जाएंगे शहर, महिलाएं सुरक्षित होंगी, और बच्चों को पढ़ने के लिए पूरी सुविधाएं मिलेंगी, जैसी आज मिल रही है वैसी नहीं। ये कुछ चीजें थी जो अमृत महोत्सव के दरमियान मैंने कहा। वास्तव में हमें अपने बिलीफ सिस्टम को, विश्वास की व्यवस्था को बदलना होगा। सिर्फ जो मिल गया उतनी में संतुष्ट रहना कि अब ये है, हम उससे आगे नहीं निकल सकते। हमको करना पड़ेगा कि आप देखिए, गांधी जी ने इस दांडी यात्रा के माध्यम से, वायसराय ने कहा था ये पागल गांधी का सपना है, लेकिन पागल गांधी ने अपने सपने को बदल के दिखाया, उनने नमक छीन के दिखाया, और उसी के परिप्रेक्ष्य हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो हमें भी सब कुछ बदलना होगा, अपने व्यवहार को बदलना होगा, अपने बिलीफ सिस्टम को बदलना होगा।